तो आइए देख लेते हैं अब हम मध्यकालीन भारत को। मध्यकालीन भारत की संपूर्ण कंटेंट को एक एक करके आपके स्क्रीन पर उपलब्ध करा रहे हैं। आइए देखते चलते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ यहाँ पर आपको प्रदान की जा रही है, इधर उधर भटकने की आवश्यकता कुछ नहीं है। भारत पर मुस्लिम आक्रमण सबसे पहले पढ़ेंगे। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 ईस्वी में। उसने सिंध एवं मुल्तान को जीत लिया था। महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच में भारत पर 17 बार आक्रमण किए। इनमें से 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर भी किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था। तो सबसे पहले याद रखेंगे, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया है, वह आक्रमण की संख्या है कुल मिलाकर के 17 बार। याद रखें, इसमें से की गई आक्रमणों में सबसे ज़्यादा फेमस कौन है? सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण, याद रखिएगा। और भारत पर सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। आगे है, मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। तो भारत में किसे जो है तुर्क सत्ता का सबसे रियल संस्थापक माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। 1175 ईस्वी में चालुक्य सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय ने आबू पर्वत के समीप मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो याद रखेंगे, तो सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को कहाँ पर पराजित किया था? आबू पर्वत के समीप में उसको पराजित किया था। आगे है, 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के हाथों पराजय के बाद 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में कनौज के गहरवाल राजा जयचंद को मोहम्मद गौरी ने पराजित कर दिया था। तो याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि 1194 ईस्वी की चंदावर का युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो याद रखेंगे, राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या गजनी लौटने के क्रम में कर दिया था। तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या गजनी लौटने के क्रम में हो गई थी, याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के सबसे पहले सभी शासकों को याद रखने का तरीका, गुलाब खिले तो सूंघ लेना, ठीक है। इस तरह से हम याद रखेंगे। सबसे पहले गुलाब में गु आता है, इसका मतलब हम लोग गुलाम वंश पढ़ेंगे। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के बीच में जो काल शासक रहा है वह गुलाम वंश का है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा गया है। यानी कि सबसे पहले गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसे किस नाम से उपाधि से जाना जाता था? तो लाख बख्श, यानी कि लाखों का दान करने वाला। ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तो याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका निर्माण कराया था? तो याद रखेंगे, कुतुब मीनार का। उन्होंने किसके याद में? तो बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। इसके कार्य को संपादित करने वाला या पूर्ण करने वाला व्यक्ति इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश की जो पुत्री थी रजिया सुल्ताना, भारत की जो है उत्तरी भारत की प्रथम महिला शासिका होने की श्रेय हासिल करती है। 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते समय ऐबक की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश, याद रखेंगे, दूसरा शासक गुलाम वंश का आ रहा है जो कि दिल्ली सल्तनत से संबंधित है, ने अपने विरोधियों से निपटने के लिए 40 दासों का एक दल बनाया जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता था। तो तुर्कान ए चहलगानी किसके द्वारा बनाया गया है? इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया जिसे इक्ता कहा गया। इसका प्रशासक इक्तादार कहलाता था। याद रखेंगे, इल्तुतमिश ने जिन छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा था उनके प्रत्येक क्षेत्र को क्या कहा गया? इक्ता। और इक्ता का प्रशासक इक्तादार कहलाता था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था, जो कि अभी तुरंत हमने बताया कि कुतुब मीनार को बनाने का श्रेय जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है, लेकिन इसको पूरा कराने का काम जो है इल्तुतमिश को जाता है। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अगला शासक जो इल्तुतमिश था, उसने लाहौर से अपनी राजधानी कहाँ किया? दिल्ली स्थानांतरित किया। रजिया सुल्ताना देख लेते हैं। 1236 से 1240 ईस्वी भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। रजिया ने पहनावे में पर्दे को त्याग कर कुबा यानी कोट तथा कुल्हा यानी टोपी धारण की। उसने भटिंका के प्रशासक अल्तुनिया से निकाह किया था। याद रखेंगे, तो सबसे पहले की प्रथम महिला शासिका कौन थी?
रजिया सुल्ताना। वह क्या पहनती थी? तो याद रखेंगे रजिया सुल्ताना ने पर्दे की प्रथा वाली जो कपड़े होती है उसको त्याग दिया था। कुबा यानी कि कोट पहनती थी, कुला यानी कि टोपी धारण करती थी। उसे भटिंडा के प्रशासक अल्तुनिया से अपना निकाह किया था। बलबन देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने सुल्तान की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना के उद्देश्य से राजस्व संबंधी विचार प्रस्तुत किया, उसका नाम बलबन था। बलबन ने फारसी यानी परंपरा की तर्ज पर सिजदा तथा पाबोस की प्रथा चलाई थी। तो याद रखेंगे सिजदा तथा पाबोस की प्रथा चलाने वाला व्यक्ति कौन था? बलबन। याद रखेंगे उसने फारसी परंपरा पर आधारित नौरोज उत्सव की शुरुआत की। बलबन ने अपने विरोधियों से निपटने के लिए लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण किया था। तो सबसे पहले किसने जो है नौरोज उत्सव शुरू किया? तो याद रखेंगे वह व्यक्ति बलबन था। और वह कौन व्यक्ति है जिसने लौह और रक्त की नीति अपनाई? वही बलबन था। उम्मीद करते हैं कि सारे बिंदु समझ में आपको आ रहे हैं। धीरे धीरे हमारे साथ एकदम जुड़े रहिए, छोड़कर जाइएगा मत, इधर उधर भटकिए नहीं। एक ही जगह सारा काम आपका हो जा रहा है तो क्यों इधर उधर भटक रहे हैं। खिलजी वंश देख लेते हैं। गुलाब खिले तो हम लोग गुलाम वंश देख लिए, अब खिलजी वंश देखते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक इसका दौर रहा है। उसने अपनी राजधानी दिल्ली के निकट कहाँ पर बनाया था? किलो खरी में। याद रखेंगे किलो खरी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो खिलजी वंश का संस्थापक था उसने अपना राजधानी बनाया था। जलालुद्दीन फिरोज दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राजस्व का आधार प्रजा का समर्थन माना, यानी कि प्रजा जो चाहती थी उसी हिसाब से उसने अपना कर लगाया। अलाउद्दीन खिलजी देख लीजिएगा का पूरा नाम अली गुरशास था। याद रखेंगे अलाउद्दीन का मूल नाम जो था, अलाउद्दीन खिलजी का मूल जो नाम था अली गुरशास्प नाम था। याद रखेंगे गुरशास्प। याद रखेंगे अली गुरशास्प किसका नाम था? अलाउद्दीन खिलजी का। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और सिकंदर द्वितीय की सानी की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और उसे अपने अधीन भी करने में सफलता हासिल की थी। उसके सेनानायक मलिक गाफूर को दक्षिण विजय का श्रेय दिया जाता है। तो याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनानायक था वो कौन था? मलिक गाफूर। अलाउद्दीन की नीतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाजार नियंत्रण नीति थी। तो बाजार नियंत्रण लाने वाला जो शासक था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जिसके उद्देश्य से अपनी विशाल सेना की आवश्यकता को पूरा करना था। उद्देश्य था क्या था कि इसी के बाजार नियंत्रण नीति के माध्यम से हम अपनी विशाल सेना के आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं। अलाउद्दीन ने इनाम, मिलक तथा वक्फ भूमि को खालसा भूमि से परिवर्तित कर दिया। वह प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारित किया था। अलाउद्दीन ने सैनिकों की सीधी भर्ती तथा नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत की। उसने सैनिकों के लिए चेहरा तथा उनके घोड़ों के लिए दाग प्रथा की शुरुआत किया था। दाग प्रथा का मतलब होता है दोस्तों कि जो भी अब कार्य के लायक नहीं रह गए घोड़ा, उसको अब जीवित नहीं रहने दिया जाता था, उसको मार दिया जाता था। इसको दाग प्रथा के नाम से जानते हैं। गुलाब खिले तो ये खिले तो के बाद खिले खिलजी के बाद तुगलक वंश आ जाता है। तुगलक वंश जो है 1320 से 1413 ईस्वी जाता है। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों तथा कुओं का निर्माण करवाया था। डाक व्यवस्था को संगठित करने का श्रेय जो है तुगलक वंश को ही जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक देख लेते हैं का मूल नाम जौना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जौना खां था। कुछ इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल या फिर देखिए रक्त या पिपासु भी कहा है। तो पागल किसको कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। रक्त पिपासु भी किसको कहा गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा 4 प्रयोग किए गए जो ये राजधानी परिवर्तन, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन तथा कराची एवं खुरासान विजय की योजना। इसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। तो याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ पर लेकर गया? दौलताबाद स्थानांतरित किया और पुनः फिर उसके बाद वह पुनः दिल्ली की राजधानी बनी। फिर उसके बाद वो दिल्ली राजधानी बना लिया। सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के लिए उसने तांबे तथा उससे मिश्रित कांसे के सिक्के चलाए। यह योजना भी कतिपय कारणों से असफल रही है। रेहला पुस्तक का रचयिता मोरक्को का यात्री इब्न बतूता था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए एक नवीन कृषि विभाग दीवान अमीर कोही का निर्माण कराया था।
फिरोज शाह तुगलक इसका अगला शासक। अपने कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था, तो फिरोज शाह तुगलक अपने कल्याणकारी कार्यों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। फिरोज शाह ने सिंचाई की सुविधा के लिए कई नहरों का निर्माण कराया। वह पहला सुल्तान था जिसने प्रजा से सिंचाई पर सर्व वसूला था। आगे बढ़ते चलते हैं। सिंचाई पर वसूला जाने वाला जो चीज़ें थी उसको सर्व कहा गया है। फिरोज शाह ने एक दान। दोस्तों इसके बाद मध्यकालीन भारत के बाद हम लोग आधुनिक भारत पढ़ेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। संपूर्ण इतिहास मैं उम्मीद करता हूं कि 20-20 मिनट का वीडियो अगर 20-20 क्वेश्चंस का देखिएगा तो कुल मिलाकर ऐसे घूमते रहिएगा। और यदि एक बार लगातार 2 से 3 बार अगर कट कीजिएगा और 2 से 3 घंटे में पूरी कंटेंट अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है एक ही जगह, तो ये तो सोने पर सुहागा कहा जाएगा। फिरोज शाह ने एक दान विभाग दीवान ए खैरान की स्थापना की। उसने एक दास विभाग दीवाने बंदगान, इसकी आवश्यकता कोई नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वह पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। तो याद रखेंगे ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला जो व्यक्ति था फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना की और मोहम्मद शाह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तो मोहम्मद शाह या तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह, जिसके शासनकाल में तैमूरलग का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। आइए सैयद वंश देख लेते हैं। गुलाब खिले सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। बस इतना ही याद रखिएगा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। उसने भारत में पहली बार अफगान राज्य की स्थापित किया था। तो भारत में पहली बार अफगान राज्य स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? बहलोल लोधी को। सिकंदर लोधी देख लेते हैं। सिकंदर लोधी ने भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज के इस्तेमाल की शुरुआत की थी। उसने गुलरुखी के उपनाम से कविताएं भी लिखी है। तो किसके द्वारा गुलरुखी लिखा गया? तो याद रखें सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी 1504 ईस्वी से आगरा नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। तो याद रखेंगे आगरा नगर की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? सिकंदर लोधी को। ये इंपॉर्टेंट है। इब्राहिम लोधी देख लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया। तो लोधी वंश का अंतिम जो व्यक्ति था वो इब्राहिम लोधी था, जिसको बाबर ने जो है पानीपत की प्रथम युद्ध में क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। आगे बढ़ते चलते हैं और अगले बिंदु की तरफ ध्यान देंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद थोड़े देख लेते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। 1 मिनट और थोड़ा सा घुमा कर देख लेते हैं। चलिएगा थोड़ा सा आगे देखेंगे। भक्ति एवं सूफी आंदोलन। आइए देख लेते हैं। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के बाद हम कुछ करेंगे। मध्यकाल में सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? अलवार संत, याद रखेंगे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय रामानंद को जाता है। उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन का श्रेय स्टार्ट करने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को। और रामानंद के ही जो भक्त थे या यूँ कहें कि उनको अपना गुरु मानते थे, कौन? कबीरदास। रामानंद का जन्म प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने विष्णु के अवतार के रूप में राम की भक्ति को लोकप्रिय बनाया था। कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। उनकी रचनाएं बीजक में संग्रहित है। तो याद रखेंगे कबीर के द्वारा रचित की गई सभी चीज़ों का संग्रह कहाँ है? बीजक में। बहुत इंपॉर्टेंट। वे निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। गुरु नानक का जन्म ननकाना साहब यानी तलवंडी में हुआ। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। गुरु नानक का जन्म। चैतन्य बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। चैतन्य बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य। उन्होंने संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया था। सूरदास कृष्ण भक्ति परंपरा से संबंधित थे। सूरदास किस परंपरा संबंधित थे? तो कृष्ण भक्ति से। उन्होंने अपने ग्रंथ सूर सागर के राधा कृष्ण के आदर्श प्रेम को लोकप्रिय बनाया। गुजरात के संत नरसिंह मेहता राधा कृष्ण भक्ति से संबंधित थे। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई थी, जो इस प्रकार है। 4 मत देख लीजिए। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और संकादीय। इसकी जरूरत कुछ नहीं है। श्री संप्रदाय याद रखिएगा। श्री संप्रदाय का जो संस्थापक है रामानुजाचार्य हैं और ब्रह्म संप्रदाय का माधवाचार्य हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। सूफी।
कहते हैं सूफियों का संगठन सिलसिला कहा जाता है। सूफियों के संगठन को क्या कहते हैं? सिलसिला कहते हैं। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते हैं उन्हें मुरीद कहा जाता है। आज भी इस्लामिक धर्म में आज आप देखेंगे कि सूफियों से जो है मुरीद होते हैं लोग, यानी उनके सामने ये कसम खाते हैं कि हम झूठ वगैरह नहीं बोलेंगे, इस प्रकार की चीज़ें वो बहुत सारे शपथ लेते हैं। तो सूफियों के संगठन सिलसिला कहा जाता है और जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते हैं वे मुरीद कहलाते हैं। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। उनका मकबरा अजमेर में स्थित है। आइए बढ़ते चलते हैं आगे, और भी सभी कंटेंट एक एक करके हम लोग ख़त्म कर देते हैं। बाबा फरीद की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के सात सुल्तानों का शासन देखा था। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वह कौन सा निजामुद्दीन औलिया, वह कौन सा औलिया है जिसने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? उनका नाम है निजामुद्दीन औलिया। अभी दिल्ली दूर है, ये वचन निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। गयासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया ने कहा था अभी दिल्ली दूर है, जो कि आज भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं इस आइटम्स का। शेख अब्दुल्ला सतारी ने सतारी सिलसिले की स्थापना की थी। इसका मुख्य केंद्र बिहार था। रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक वैजीद अंसारी थे। उसके बाद सुहरावर्दी परंपरा की शाखा फिरदौसी पूर्व भारत विशेषकर बिहार में विकसित हुई, जिसके महत्वपूर्ण संत सरफुद्दीन याह्या मनेरी थे। दक्षिण के राज्य विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम के पुत्रों हरिहर तथा बुक्का ने 13 ईस्वी में, कि 13 कुछ लिखा गया है, 1336 ईस्वी में किया था। उस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। ध्यान में मत रखिएगा ज़्यादा, इसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। विजयनगर का महान शासक कृष्णदेव राय, जो कि तुगलक वंश तुलु वंश का था, याद रखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 महान कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। उसके बाद हमें इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं नज़र आ रहा है, इसके आगे भागते चलते हैं। बहमनी राज मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1747 ईस्वी में हसन गुंग ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से सत्तासीन हुआ था। आगे बढ़ते चलिए, अगला पॉइंट आपके सामने है कलीमुल्ला। याद रखेंगे, कलीमुल्ला बहमनी वंश का अंतिम शासक था। बस इतना पर याद रखिएगा। उसके बाद इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, थोड़ा देख लेते हैं। कहता है कि संबंधित बहमनी राज 5 तंत्रों में बटा हुआ था। इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं आपके एग्जाम्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुगल साम्राज्य। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। आगे देखेंगे, बाबर फरगना के शासक उमर शेख मिर्जा का बेटा था। याद रखेंगे, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलकनामा पद्धति तोपखाने का प्रयोग किया था। तुगलकनामा पद्धति से पानीपत की प्रथम युद्ध लड़ी गई थी। उसमें पहली बार भारत में तोपखाने का इस्तेमाल लोग देख रहे थे। बाबर के शासनकाल में लड़े गए प्रमुख जो ये युद्ध हैं उसमें से कौन कौन है? पान खा चल घर, इस तरह याद करेंगे तो याद हो जाएगा। यानी कि पान खा चल घर, पानीपत की प्रथम लड़ाई, खानवा की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई और घाघरा की लड़ाई 26, 27, 28 और 29 लगातार है। इसमें प्रतिपक्षी इब्राहिम लोदी था पानीपत में। दूसरे में खानवा के युद्ध में राणा संगा और बाबर के बीच में। चंदेरी के युद्ध जो है मेदनी राय और बाबर के बीच में। और घाघरा का युद्ध अफगानों की सम्मिलित सेना और बाबर के बीच में हुआ। और इन सभी चारों युद्धों में हम बाबर की ही विजय हुई है। पान खो चल घर, इन चारों में बाबर की विजय हुई है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में किया है। बहुत इंपॉर्टेंट, किसने बाबरनामा की रचना की है? बाबर। वह कौन सी भाषा में लिखा गया? तुर्की भाषा में, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। तो याद रखिएगा कि बाबर ने जो तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखा था उसका अनुवाद जो है फारसी में किसने किया है? तो अब्दुल रहीम खान खाना। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा में दफनाया गया, बाद में काबुल में दफनाया गया। प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था? पहले तो आगरा में दफनाया गया और बाद में वह जहाँ पर चाहता था, उसकी जो इच्छाएं थी वहाँ पर काबुल में दफना दिया गया, उसकी अपनी जन्मभूमि की तरफ। हुमायूं देख लेते हैं, अगला बिंदु है हुमायूं। तो हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। तो हुमायूं के भाई कौन थे?
हुमायूं कमरान था, अस्करी था, हिंदाल था, ये स्वयं हुमायूं था और एक और चचेरा भाई था जिसको उसने कुछ अपना प्रदान कर दिया था। देख लेते हैं। हुमायूं का शासनकाल 2 चरणों में हुआ, 1530 से 40 में और फिर 1555 से 56, चूँकि उस शेर शाह सूरी ने इसको हराकर वहाँ से खदेड़ दिया था। आगे देख लेते हैं। हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। 1533 ईस्वी में उसने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की। जून 1539 ईस्वी को हुमायूं तथा शेर खां के बीच चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा कि चौसा के किस युद्ध के बाद जो है उसके बाद देख लेते हैं। फिर है पहले युद्ध किस शेर खां और हुमायूं के बीच में कौन सी हुई थी? तो चौसा का युद्ध। 1540 ईस्वी में हुमायूं तथा शेर खां के बीच दूसरा युद्ध हुआ, जिसको कनौज या बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, जिसमें हुमायूं पुनः पराजित हो गया और उसे भारत छोड़ करके भागना पड़ा। तो सबसे पहले किस युद्ध के बाद हुमायूं को शेर शाह सूरी से डर करके भारत को छोड़ना पड़ा? तो याद रखिएगा, कनौज या बिलग्राम का युद्ध। याद रखिएगा, वहाँ से भाग करके वो चला गया कमरान के गुरु जो थे उनके यहाँ, और वहीं पर उसने शादी किया बाद में। हुमायूं के निर्वासन काल में 1542 ईस्वी में अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। 1555 ईस्वी में मछीवाड़ा एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने अपना खोया साम्राज्य वापस ले लिया। चूँकि उसके बाद शेर शाह सूरी जो है किसी कारणवश उनकी उक्का चलाते समय कुछ चीज़ें आकर के लौट कर उनको लग गई थी और वो उनकी मृत्यु हो गई थी। 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई और हुमायूं की मकबरा जो है दिल्ली में उपस्थित है। याद रखेंगे, वहाँ पर जाकर देखिए, मैं जाकर देखा उसको। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी इसका शासनकाल रहा। शेर शाह का असली नाम फरीद खान था। वह उसके पिता का नाम हसन खां सासाराम के जमींदार थे। 1540 ईस्वी में कनौज के युद्ध में विजयी होने के बाद उसने शेर शाह की उपाधि धारण किया था। याद रखिएगा, शेर शाह का ऐसे तो शेर की उपाधि किसी और ने दिया था। आगे देख लेते हैं, इसके बारे में भी लिखा जरूर गया होगा, देखते हैं लिखा है या नहीं। आगे देखेंगे, उसने पुराने सिक्कों की जगह शुद्ध सोने चांदी के सिक्के जारी किए। उसने जब्ती प्रणाली लागू किया। शेर शाह जब्ती प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया है? तो शेर शाह सूरी के द्वारा जब्ती प्रणाली जो है दोस्तों लागू किया गया है। उसने शुद्ध सोने और चांदी का सिक्का लिया, क्योंकि गुप्त काल में जो भी सोने चांदी के सिक्के थे सोने के, वे पूर्णतः शुद्ध नहीं थे। आगे देख लेते हैं। जिसने अंतर्गत लगान का निर्धारण भूमि के माप के आधार पर किया। शेर शाह ने रुपया का प्रचलन शुरू किया। तो सबसे पहले भारत में रुपया का प्रचलन किसने शुरू किया? शेर शाह सूरी ने। 178 ग्रेन का चांदी का होता था। उसने दिल्ली में पुराने किले का निर्माण कराया। उसके अंदर किला एक कोहना मस्जिद का भी निर्माण करवाया है। उसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। तो याद रखेंगे, पद्मावत की रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने किसके शासनकाल में किया था? तो शेर शाह सूरी। शेर शाह का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है और इस शेर शाह के मकबरा को स्वयं अपने जीवन में ही शेर शाह सूरी ने बनवाया था। आगे देख लीजिएगा। कालिंजर विजय अभियान के दौरान शेर शाह की तोप फटने की मृत्यु हो गई थी। याद रखेंगे, शेर शाह ने सड़क ए आजम ग्रांड ट्रक रोड, याद रखेंगे सड़क ए आजम ग्रांड ट्रक रोड का मतलब होता है सड़क ए आजम। तो कोई क्वेश्चन आ जाए कि बताइए किसने सड़क ए आजम का निर्माण करवाया है? तो यानी वही पूछा जा रहा है। ग्रांड ट्रक रोड तो निर्माण करवाया था, वो है सोनार गांव से पेशावर तक। तो कहाँ से कहाँ तक कराया था शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रक रोड का? तो सोनार गांव से लेकर के पेशावर तक, जो कि अब जो है ज़्यादा विस्तार हो गया है। अब हुमायूं और शेर शाह सूरी के बाद अकबर पढ़ते हैं। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था। क्वेश्चन पूछ देगा अकबर कितने साल का था? तो उसका राज्याभिषेक हुआ तो 14 वर्ष। इसकी आयु में पंजाब के कलनौर नामक स्थान पर हुआ था। ये 16 वर्ष की 14 वर्ष की आयु में पंजाब में कलनौर नामक स्थान में हुआ था। तो 14 वर्ष की उम्र में अकबर की राज्याभिषेक हुआ और कहाँ? पंजाब के कलनौर नामक स्थान पर। बैरम खां अकबर का संरक्षक था, वह हुमायूं के समय भी था। पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ, जिसमें बैरम खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने हेमू के नेतृत्व वाली अफगान सेना को पराजित किया। तो याद रखेंगे, पूछा जाएगा किसके बीच में हुआ? तो अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें हेमू की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और अकबर के सेनापति यानी कि सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बैरम खान। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य। 1562 ईस्वी में उसने दास प्रथा का अंत किया। 1562 ईस्वी में अकबर के
हरम दल की मुक्ति हुई। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया। 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। तो जजिया कर समाप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? अकबर। 1571 फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी। तो राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित करने का श्रेय जो है किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा। तो अकबर का किला भी आपने देखा होगा। आगे देखते हैं, इबादत खाने की स्थापना 1575 में। 1578 में इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति दी। इबादत खाना पूर्व में शुरू में सिर्फ मुस्लिमों के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में ये चल करके सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। इन्हीं सभी कारणों की वजह से उसे आज भी राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा। 1582 ईस्वी में दीन इलाही की स्थापना, और दीन इलाही का जो अंतिम और प्रथम हिंदू व्यक्ति जो अपनाने वाला था उस सभी आप जानते हैं, बीरबल। आगे बढ़ते चलते हैं। अकबर के शासनकाल के दौरान 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा प्रताप तथा मुगल सेना के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना विजयी हो गई। अकबर के दीवान राजा टोडरमल 1580 में 10 साला बंदोबस्त लागू किया था। दीन इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू जो था वो बीरबल था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। याद रखेंगे, बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। अबुल फजल ने आईने अकबरी तथा अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट, कि अबुल फजल ने या आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया? अबुल फजल के द्वारा। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? ये अबुल फजल के द्वारा। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, जिसमें तानसेन, बीरबल, टोडरमल आदि रहते थे। एक और व्यक्ति था जिसके समय में कौन था? नवरत्न रहते थे, उसको आप जानते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय था। आगे बढ़ते चलते हैं। आगे है मनसबदारी प्रथा की एक विशिष्ट सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसे भारत में अकबर ने प्रारंभ किया था। आगे है अकबर के दरबार में अब्दुस्समद, दसवंत एवं बसावन प्रमुख चित्रकार। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। याद रखेंगे, अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला बिंदु आपके सामने है, जहांगीर को देख लेते हैं। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। यह नाम अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। बस। जहांगीर का सबसे ज़्यादा फेमस काम क्या था? न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर किस शासक के पास थी? तो याद रखेंगे, जहांगीर के पास। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखेंगे। जहांगीर ने मेहरुन्निसा को शादी के बाद नूर महल तथा नूरजहाँ की उपाधि धारण की थी। नूरजहाँ ईरान निवासी देखेंगे ग्यास बेग की पुत्री एवं अली कुली बेग शेरफगना की विधवा थी, उससे उसने शादी किया था। जहांगीर वो चूँकि बहुत सुंदर थी, इस पर वो आकर्षित मोहित हो गया। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। याद रखेंगे, उसी के समय जो हॉकिंस था जहांगीर के समय आया था और उसने परमिशन लिया था कि हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीर की रचना फारसी में कराई है। आगे देखते चलते हैं। जहांगीर के समय मुगल चित्रकला सर्वोत्कर्ष यानी चित्रकला सबसे अधिक किसके शासनकाल में हुआ? जहांगीर के समय में। जहांगीर के दरबार में आगा राजा अबुल फजल, इसकी आवश्यकता कुछ नहीं है। जहांगीर की मृत्यु भीमवार नामक स्थान पर हुई, उसे शहादरा के रावी नदी के किनारे दफनाया गया है। तो याद रखेंगे, जहांगीर की अपनी कहाँ है अंतिम समाधि? तो याद रखेंगे, शहादरा, लाहौर, रावी नदी किनारे। शाहजहाँ देख लीजिएगा, शाहजहाँ का जन्म लाहौर में 5 फरवरी 1592 को मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। बस आगे बढ़ते चलिएगा। शाहजहाँ का विवाह 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। यानी कि शाहजहाँ की पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम, जो बाद में मुमताज़ महल के नाम से विख्यात हुई। शाहजहाँ ने मुमताज़ महल को मलिका ए ज़मानी की उपाधि दी थी। तो शाहजहाँ ने मुमताज़ को क्या उपाधि दिया था? मलिका ए ज़मानी उपाधि दी थी। 1631 ईस्वी में मुमताज़ की मृत्यु के बाद उसकी यादगार में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण कराया था। तो ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? 1631 ईस्वी में। आगे उसने पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से 1632 में पुर्तगालियों से युद्ध किया एवं हुगली पर अधिकार कर लिया। उसने दिल्ली में एक महाविद्यालय का निर्माण तथा दारुल बक्का नामक महाविद्यालय की मरम्मत करवाई थी। उसने दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक नया नगर बसाया था।
ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने कराया था। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें कौन कौन सी है? दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जमा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद। उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा के किले में डाल दिया। 1666 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो शाहजहां की मृत्यु कब हुई? 1666 ईस्वी में। हम आगे बढ़ते चल रहे हैं, आगे देखिएगा। अगला पॉइंट हमारे सामने है औरंगजेब को शासक बनने के लिए अपने भाइयों से युद्ध करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि शाहजहां कभी नहीं चाहता था कि ये औरंगजेब जो है शासक बने। दारा एवं औरंगजेब के बीच उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी 1559 ईस्वी में हुआ। युद्ध में औरंगजेब विजयी रहा। उसके बाद उसने इस्लाम धर्म की अवहेलना के आरोप में दारा की हत्या करवा दी और 1659 ईस्वी में दिल्ली में शाहजहां के महल में दूसरी बार औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं। अभी आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल, और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इतनी मेहनत की जा रही है आपके लिए। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। उसके शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी। इस्लाम धर्म स्वीकार करने के कारण सिखों के न स्वीकार करने की वजह से इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करा दिया था। एक मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तेग बहादुर जो थे वह सिखों के कौन से गुरु थे? 9वें गुरु। इसकी हत्या किसने करवा दिया था? औरंगजेब ने। क्यों? क्योंकि उसने नहीं स्वीकार किया इस्लाम धर्म। कहता है कि औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, तो जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाएगा? औरंगजेब। 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। उसने 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। उसने झरों का जजिया कर अकबर ने समाप्त कर दिया था, लेकिन जजिया कर को पुनः स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन था? औरंगजेब। उसने झरोखा दर्शन तथा तुलादान प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने अपना अधिकतर समय दक्षिण भारत को जीतने में लगा दिया, जो उसके लिए नासूर साबित हुआ। इसी पर उसने कहा था, एक बहुत बेहतर चीज़ कहा था कि उसने हम छोटी सी राई के चक्कर में बहुत बड़े एक साम्राज्य को खो दिए हैं। इस तरह से देख लेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। औरंगजेब को मृत्यु के बाद दौलताबाद के निकट दफना दिया गया। उसका मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। याद रखिए, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया है। इसके बाद मराठा साम्राज्य स्टार्ट होता है। मराठा शक्ति का उत्कर्ष शिवाजी के नेतृत्व में हुआ था। यह इंपॉर्टेंट रखिएगा। शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले तथा माता जी का नाम जो था वह जीजाबाई था। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ ज़्यादा, हाँ, गुरीला युद्ध याद रखिएगा। बीजापुर से सेनापति अफजल खां को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। शिवाजी गुरीला युद्ध की पद्धति को अपनाए थे। तो गुरीला युद्ध की पद्धति को किसने अपनाया था? तो शिवाजी। आगे बढ़ते चलते हैं। पुरंदर की संधि जो है राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था। पुरंदर की संधि किनके बीच में हुआ था? तो शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच में। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला पॉइंट है आपके, कहता है राज्याभिषेक। शिवाजी ने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक कराया और उसके बाद छत्रपति के नाम से उनको उपाधि भी प्राप्त हुई थी। बालाजी विश्वनाथ मराठों के प्रथम पेशवा थे। मराठों के प्रथम पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। आगे देखेंगे, बालाजी राव, यहाँ पर बाजीराव के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। तो किसके समय जो है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ? तो 2 युद्ध पड़ चुके हैं। एक तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, एक हेमू और अकबर के बीच में, और तृतीय युद्ध जो है मराठों और देखेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध जनवरी में हुआ। इसके अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना विजयी हुई थी। बाजीराव द्वितीय ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मराठों का अंतिम जो पेशवा थे वो कौन थे? बाजीराव द्वितीय, अंतिम पेशवा बाजीराव। तो दोस्तों, मध्यकालीन भारत की सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाने के बाद अब हम लोग देख लेते हैं MCQs। इसकी अब बारी है अब आपकी आंसर्स की। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? आप सभी जानते हैं। सबसे पहले सफल मुस्लिम आक्रमणकारी जो था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण
आक्रमण कौन सा था? तो महमूद गजनवी के सबसे महत्वपूर्ण जितने भी आक्रमण थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ पर आक्रमण था, जैसा कि आपको बताया गया है कंसेप्ट के दौरान। 107वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत पर आए विद्वान अलवर्णी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रंथ है जो अलवर्णी के द्वारा जो है रचित की गई है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, किताब उल हिंद। महमूद गजनवी ने के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलवर्णी ने जिस ग्रंथ की रचना किया था उसका नाम किताब उल हिंद था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? भारत का वह पहला शासक कौन था जो मोहम्मद गौरी को क्या किया था? पराजित किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूलराज द्वितीय। याद रखेंगे, भारत पर वह पहला शासक कौन था जिसने सबसे पहले क्या किया था? मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, तो मूलराज द्वितीय ने। आगे देखते हैं, मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी? 190 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि मोहम्मद गौरी की हत्या किसने कब किया गया था? तो मोहम्मद गौरी की जो हत्या हुई वह 1206 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली सल्तनत से संबंधित क्वेश्चंस अब आपके स्क्रीन पर है, जो कि मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण कंटेंट होगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हो गया था? तो आप सभी जानते हैं 110वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हो गया था। 118 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में बनाया गया है? कुतुब मीनार का निर्माण जो है किस सूफी के याद में कराया गया था? आपके पास प्रश्न है और प्रश्न 111 का सही आंसर आप लोग जो है ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जो है याद में सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया है। आइए बढ़ते चलते हैं 111वें के बाद 112वें नंबर क्वेश्चन की तरफ जल्दी से जल्दी निकल चलते हैं। 112वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो सही आंसर है रजिया सुल्ताना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन है कि इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ किया था? तो निम्नलिखित में से वो कौन शासक है जिसने इक्तादारी प्रथा को शुरू किया था? तो इक्तादारी प्रथा को शुरू करने वाला व्यक्ति इल्तुतमिश था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन 114 नंबर कि भारत में सिजदा एवं पावोस प्रथा किसने शुरुआत किया था? किसने शुरुआत किया था सिजदा और क्या पावोस की प्रथा? तो 114 नंबर का सही आंसर है बलबन ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? निम्न में से वह कौन सा सुल्तान है जिसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। याद रखेंगे, प्रश्न है कि निम्न में से किस मुगल सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था की थी? अलाउद्दीन खिलजी इसका सही आंसर हो जाएगा। तूती ए हिंद अर्थात हिंद का तोता किसे कहा जाता है? 116 नंबर प्रश्न का सही आंसर है अमीर खुसरो को तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है। 117 नंबर क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित किया था? सही आंसर हो जाएगा 117 का ऑप्शन नंबर डी दौलताबाद उसने अपनी राजधानी जो है स्थानांतरित किया था। फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिएगा। किताब उल रेहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो किताब उल रेहला किसके द्वारा लिखा गया है? इब्न बतूता के द्वारा। वह कहाँ का निवासी था? 118 का ऑप्शन नंबर बी मोरक्को का निवासी था। दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। 120 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि सल्तकालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? वह कौन सा सल्तनकालीन सुल्तान है जिसने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? 120 का सही आंसर है फिरोज तुगलक ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। अगला क्वेश्चन है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने वाले शासक का नाम जो था वह है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? दिल्ली सुल्तान का वह कौन सा शासक है जो गुलरुखी उपनाम से कविता को लिखता था? 122 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिकंदर लोदी ऐसा लिखता था। तो उम्मीद करते हैं कि 122 नंबर तक तो आप बिल्कुल खींच चुके होंगे। 127 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते चलते हैं। 127वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस
किस सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ में अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया? किस सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया था? 123 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिरोज तुगलक ने टोपरा तथा मेरठ को लेकर आया। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन है, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था? सभी जानते हैं, इब्राहिम लोदी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वो सही आंसर है हरिहर तथा बुक्का ने। याद रखेंगे 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 126 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? 126 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कृष्णदेव राय के दरबार को सुशोभित करते थे। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर, कृष्णदेव राय द्वारा रचित ये अमुक्त माल्य किस भाषा का ग्रंथ है? कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्त माल्य किस भाषा का ग्रंथ है? 127 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तेलुगु भाषा की एक रचना है। 128 नंबर क्वेश्चन है, बढ़ते चलिएगा। प्रसिद्ध विठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विठल स्वामी की मंदिर तथा हजारा का मंदिर किसने निर्माण करवाया था? 128 का ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव राय ने करवाया था। 129 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर शरीफ, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 129 का। 129 के बाद 130 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। अब यहाँ से भक्ति एवं सूफी आंदोलन को देखेंगे। प्रश्न कहता है भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से कि सुहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था? सुहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ था? 130 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंजाब में। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न कहता है कि सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता है? सूफी संतों के शिष्यों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मुरीद कहा जाता था। 132 नंबर क्वेश्चन है कि विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक कौन थे? तो विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रामानुजाचार्य थे। आगे बढ़ते चलते हैं। अद्वैतवाद मत को परिवर्तित किसने किया था? तो अद्वैतवाद मत को परिवर्तित करने वाले व्यक्ति जो थे वह कौन थे? यह प्रश्न पूछा गया। सही आंसर है शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद का मत दिया था। आगे बढ़ते चलते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय किससे जाता है? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की जो है शुरुआत करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? सही आंसर है रामानंद को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। 134 के बाद 135 नंबर क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी आपके स्क्रीन पर उपस्थित करा देते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उपस्थित हो चुका है। प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस संत का संबंध जुलाहा जाति से था? निम्न में से किस संत का संबंध जुलाहा जाति से था? तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कबीर दास का। आगे बढ़ते चलते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन है कि दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्ति संत की है? प्रश्न है कि दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्ति संत की है? 136 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुलसीदास की ये रचनाएं हैं। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तेने कहिए के रचयिता कौन है? महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तेने कहिए, इसका जो है रचयिता कौन है? ये सही आंसर आपको बताने हैं। सही आंसर है नरसिंह मेहता। याद रखिएगा, अपने आप में एक नया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। साखी एवं शबद रचना किस संत की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कबीरदास की। 138 का ऑप्शन नंबर ए था। अब मुगल साम्राज्य देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो दोस्तों आप सभी जानते हैं बाबरम और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। 140 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर आपके पास सी बाबर था। आगे बढ़ते चलते हैं। किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी? निम्नलिखित में से वो कौन सा शासक है जिसकी मृत्यु जो है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने की वजह से हो गई थी? हुमायूं इसका सही आंसर है। शेर शाह का प्रारंभिक नाम क्या था? तो शेर शाह का प्रारंभिक नाम फरीद खान था। 142 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? तो 143 का सही आंसर हो जाएगा शेर शाह ने। दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण जो है शेर शाह ने करवाया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? सासाराम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। आप सभी जानते हैं हेमू और अकबर के बीच में। प्रसिद्ध हल्दी घाटी
का युद्ध 1576 ईस्वी में किनके मध्य लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध किनके किनके बीच में लड़ा गया था? 146 का सही आंसर है, अकबर तथा राणा प्रताप के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन है, अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? अकबरनामा किसने लिखा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। आइए बढ़ते चलते 148 नंबर क्वेश्चन 47 की तरफ बढ़ते चलते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, 148 प्रश्न को देख लेते हैं। अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया था? तो अकबर जो है दीन ए इलाही जो है उसने ये शुरू किया था। तो दीन ए इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष उन्होंने प्रारंभ किया था? कब से दीन ए इलाही आया था? सही आंसर है 1582 ईस्वी में। 148 का सही आंसर ऑप्शन नंबर, सॉरी 1 मिनट गलती हो गया। अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। 148 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, ठीक है, कोई बात नहीं, यही होगा 1582 इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो न्याय की जंजीर लगाने वाले व्यक्ति कौन था? जहांगीर के दरबार में न्याय की जंजीर थी। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहां का वास्तविक नाम जो है दोस्तों मेहरुन्निसा था। आगे है प्रश्न कहता है 152 नंबर कि किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? आगे देख सकते हैं किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? 151 का राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के समय में। आगे क्वेश्चन 152 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा 152 का ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के शासनकाल को दृष्टि के हिसाब से देखें वास्तुकला के तो स्वर्णकाल कहा गया। 153 नंबर क्वेश्चन है कि शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया था? तो 153 का सही आंसर है मुमताज महल की स्मृति में बनवाया था। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? तो कौन सा वह जो मुगल बादशाह है जिसने हिंदुओं पर जजिया कर नामक एक कर लगाया था? 154 का सही आंसर औरंगजेब ने लगा दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, जबकि जजिया कर को अकबर ने हटाया था। जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1969 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया? प्रश्न है कि जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1969 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? 125 का सही आंसर गोकुल के नेतृत्व में। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? याद रखें गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? 156 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव ने। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तन किया था? प्रश्न आपके सामने था कि निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व की प्रवर्तन किया था? 157 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन 158 नंबर की सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर है पटना में हुआ था। 158 का ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु कौन थे? भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध कौन से व्यक्ति हैं? तो 159 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन उम्मीद करते हैं 148 159 हो गया है, ज़्यादा क्वेश्चन और नहीं होगा, करीब करीब 10 क्वेश्चंस और होंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर देंगे और कल आधुनिक भारत का वीडियोज आपके लिए प्रस्तुत कर देंगे। यदि अभी भी आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में तो ज़रूर शेयर कीजिए। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया? सही आंसर है किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया? सूरत नहीं, बंगाल कह रहा है कि कंपनी ने बंगाल में व्यापार करने के लिए बंगाल कहा जा रहा है। तो 160 का ऑप्शन नंबर बी, फर्रुखसियर इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है सभी। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? प्रश्न है कि नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? 161 का ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह। आगे बढ़ते चलते हैं, मराठा साम्राज्य देख लेते हैं। कहता है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? तो शिवाजी की राजधानी जहाँ अवस्थित थी उसका सही आंसर है रायगढ़। शिवाजी की राजधानी कहाँ स्थित थी? रायगढ़ स्थित थी। आगे बढ़ते चलते हैं। किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? 163 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी को। मराठा, अगला क्वेश्चन है मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेशमुखी क्या था? मराठा प्रशासन में चौथ तथा सरदेशमुखी क्या था निम्नलिखित में से? 164 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह एक प्रकार का कर था।
165 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। तो निम्न में से किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। 165 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला व्यक्ति टीपू सुल्तान कहलाए। आगे बढ़ते हैं, हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था। तो हैदराबाद राज्य के संस्थापक जो थे वो है चिनकिलिची खां, यानी लिखेंगे चिनकी लिच खां जो थे वो हैदराबाद राज्य के संस्थापन करने वाले व्यक्ति हैं। जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी। तो जयपुर नगर की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम सवाई जय सिंह था। अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके सामने 168 नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी किन के मध्य लड़ा गया था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है दोस्तों वह किन के मध्य लड़ा गया था। तो मराठा और अफगानों के बीच में पानीपत की तृतीय युद्ध लड़ी गई थी। अब आधुनिक भारत की अगले दिन हम वीडियो आपके सामने उपस्थित करा देंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।